के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं सबसे पहले फैराडेस एक्सपेरिमेंट। हेनरीज एंड फैराडेस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे। उसके बाद फैराडेस का जो ईएमएफ से संबंधित जो लॉज दिया है उसको समझेंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन कि इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स का जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक्स जो है आपको मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ और इतना समझिए और इसको कीजिए। Magnetic flux. What is the magnetic flux? You well known about it. Previously you already read about it. Phi B is equal to B dot A. It is a scalar quantity and it will also represented at BA cos theta, where A is the area vector and B is the magnetic field in unit area. Magnetic field in unit area, and phi B linked with the total area unit of the magnetic flux phi B. Okay, the unit of phi B is equal to Weber. You well known about it. You know phi B is equal to Weber. वैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे समझते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में, अगर ये पढ़ा है आपने, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाता है तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट होती है उस ऑब्स्टिकल्स के द्वारा उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो होती है दैट इज द वेबर। क्लियर? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर बी है तो बी का यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला होता है। और इसको अगर इस पे लगने वाला फोर्स के बारे में बात करें तो दैट विल बी आई बी एल साइन थीटा। यहां भी होता है आई बी एल साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री तो साइन थीटा हट जाता है, एफ इज इक्वल टू आई बी एल हो जाता है। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये फिगर में रिप्रेजेंट है जो थीटा की वैल्यू है दैट विल बी एंगल बिटवीन बी एंड जो ये फोर्स लगता है उसके बीच का है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट समझ सकते हैं। क्लियर है ये? और ये यहां से ये स्टार्ट करेंगे हम फैराडेज का एक्सपेरिमेंट कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो है, जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास लेके आते हैं, फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब किसी मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके आते हैं, लेके आने का मतलब क्या है कि इसमें मूवमेंट होना चाहिए। और इस कॉइल में अगर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो हम देखेंगे कि वह गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं कि व्हेन ए मैग्नेट कम्स क्लोज टू द लूप देन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस। इसी तरीके से जब किसी मैग्नेट को हम लूप के करीब लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर हमारा होता क्या है एक्चुअली, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। पहले जो पिक्चर है उसके हिसाब से समझेंगे कि ये मैग्नेट है, इसको हम लेके आ रहे हैं। पहले ये मैग्नेट स्टिल स्टेबल है, यहाँ पर लाके रखा हुआ है, ये कॉइल्ड है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। तो ये हमारा कॉइल है, इस कॉइल से हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है। तो अगर ये मैग्नेट स्टॉप है तो हम देखते हैं कि करंट भी जीरो होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसके पास लेके आते हैं तो हमने क्या देखा कि इस मैग्नेटिक कॉइल, ये कॉइल से जो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, उसमें डिफ्लेक्शन समझ में आता है।
इसका मतलब कि पास में लाने पर यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है इस कॉइल में। इसी तरीके से इसके और पास लेके आते हैं और इस मैग्नेट को हम स्टेबल कर देते हैं, नियरर ला करके और स्टेबल कर देते हैं। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंज होने से इस कॉइल में करंट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चेंज होने से में इस कॉइल में करंट फ्लो होता है। तो नियर ले आकर के छोड़ दिया हमने मैग्नेट को तो हमारा फिर से करंट जीरो हो गया। लेकिन जब हम इसको फिर से दूर लेके जा रहे हैं, अगर मैग्नेट को पीछे लेके जा रहे हैं, मतलब इसका मूवमेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को चेंज कर रहे हैं, तो फिर देखा हमने करंट फ्लो हुआ। लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो है आपका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। इसका मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और फिर अगर यहां से दूर ले जा करके हमने रोक दिया तो देखा फिर करंट जीरो हो गया। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कई बातें हमारे सामने आई जो कि हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को नाम से समझते हैं। When the flux is changed, then induced current is flow. फ्लक्स चेंज होने पर ही इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। बट व्हेन द फ्लक्स इज नॉट चेंज देन करंट इज नॉट चेंज। फ्लक्स अगर चेंज नहीं होता है तो करंट भी चेंज, इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट नहीं होता है। अब उसी को अगर हम दो कॉइल्स के फॉर्म में रखें, अगर इस कॉइल में हमने किसी तरीके से सोर्स के द्वारा करंट दें तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो इस कॉइल के तरफ ऐसे जाता है। तब भी हमको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है और इस डिफ्लेक्शन शो होता है। और यह क्या प्रूव करता है कि यहाँ के अगर किसी नियर बाई कॉइल में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके पास में जो कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको मूव करेंगे तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ द करंट। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, जरा रिजल्ट के बारे में हम फैराडेज लॉ का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंडक्शन है उससे रिजल्ट क्या क्या निकला है वन बाय वन हम समझते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया है, ये हमने दिया हुआ है आपको रिजल्ट कि व्हेन मैग्नीट्यूड फ्लक्स linked with the surface change the induced EMF is generated। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी कॉइल में लिंक्ड है और उसमें चेंज किया जा रहा है तो यहाँ पर EMF भी जनरेट होता है। इफ द सर्किट इज क्लोज्ड करंट फ्लो इन इट। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी फ्लो होता है। That is the first observation by the Faradays. Second, the induced EMF due to the EMI is equal to the rate of change of flux. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, that is E is equal to minus delta d phi upon dt। d phi upon dt यहाँ पर और कुछ नहीं बताता है, that is the rate of change of flux को शो करता है only। नेगेटिव साइन जो दिखाता है that is the only for the direction। okay, negative sign shows the direction of induced EMF in the opposite to the change of flux। अगर फ्लक्स को अगर induced EMF is opposite then flux is change। okay, and third point इसमें बताया है, ये दो मेन पॉइंट है इसके। ओके, ये दो मेन पॉइंट है, ये दोनों मेन पॉइंट को एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने शो किया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड आपका है एक लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है इसके बारे में समझिए कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट एज इज वेल oppose the change in the flux।
लेंज लॉ क्या कहता है कि उस जो ईएमएफ जो है चेंज इन द फ्लक्स, आप करंट फ्लो करें या फ्लक्स को चेंज करें तो इसमें वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो जनरेट हुआ है ना, उस कारण का विरोध करता है। लेंज का इंपॉर्टेंट लॉ है, ओके, कि उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। इफ द फ्लक्स इंक्रीजिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट विल मेक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट will make the flux in opposite direction. Okay, then if the flux decreasing, अगर फ्लक्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं, induced EMF is induced current will make the flux in same direction. induced current भी उसी डायरेक्शन में, induced current will make the flux in the same direction, उसको उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको एक्सप्लेन किया गया है, और इसको हमने फिगर के द्वारा भी एक्सप्लेन किया है कि ये अगर मैग्नेट को हम मूव कराते हैं तो इस कॉइल में हमको यहाँ पर करंट मिलता है। कोएल्वेनोमीटर हमको डिफ्लेक्शन के द्वारा करंट शो करता है, लेकिन अगर मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो ये करंट का डायरेक्शन जो इस तरीके से था वो अब चेंज होकर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ओके। अब है एक इंपॉर्टेंट बात जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे जो मोशन के कारण जनरेट होता है, ओके, कंडक्टर में मोशन के कारण जनरेट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब पहली बात कैसे चेंज होता है वो वन बाय वन इसको हम समझेंगे। पहला है मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका जो फोर्स जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, इसको हमने फार्मूला पहले भी बनाया हुआ है कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसमें बी और ए, फाई बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर, ए के ऊपर और थीटा के ऊपर। जैसे आपको मालूम है बी क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ए का है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरियल वेक्टर आप कह सकते हैं। तो कॉस और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर जो मुख्य बात है कि बाय मूविंग ए बार मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे कर सकते हैं, ये मूविंग बार मैग्नेट को मूव करके अगर कॉइल को हम अगर स्टेबल कर दें और बार मैग्नेट को चेंज करें तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है, ओके, इसमें चेंज आ सकता है। दूसरी बात यह है बाय रोटेशन ऑफ मैग्नेट। तो रोटेशन ऑफ मैग्नेट का मतलब जो ये आपका ईएमएफ है किसके बराबर होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये डायरेक्शन को शो करता है, नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। ये इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा फाई की वैल्यू अगर हम रख दें dBA, है ना, पहले देखा हुआ हमने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू dBA, तो दैट विल बी माइनस dBA अपॉन dt। तो ये इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया के बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर एरिया को चेंज करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो ये हमारा एक फिगर है जो कि यहाँ पर पहले ये देखिए, ये इसको मूव कराते हैं हम, ये जो रॉड है ये साइड जो है इसको मूव कराते हैं। इसकी लेंथ अगर मान लीजिए dx है,
dx है और ये जो डिस्टेंस है वो x है, इसकी लेंथ जो है l है। तो जो फर्स्ट फ्लक्स लिंक्ड विथ phi1, पहले चेंज क्या होगा, ba, और b, a की जगह हमने क्या लिख दिया, a की जगह एरिया, एरिया का क्रॉस सेक्शन होता है या एरियल वेक्टर, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपका लेंथ है और ये ब्रेथ, तो दैट विल बी एक्सएल, phi1 इज इक्वल टू बी एक्सएल आ गया। आफ्टर द dt, टाइम dt, the flux change also, that will be bl x plus dx। अब क्या है कि इसके साथ जो इसका डिस्टेंस है, ये जो हमने dx लिया हुआ है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये एरिया लेंथ और ब्रेथ की जगह x प्लस dx आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और इसकी जो मोटाई है वो भी आ जाएगी, तो दैट विल बी bl x प्लस dx। तो रिजल्टेंट चेंज ऑफ फ्लक्स कितना जाएगा, phi2 माइनस phi1। अब phi2 में से phi1 को माइनस कर देंगे, तो ये blx प्लस bldx माइनस blx, तो blx से blx कैंसिल हो गया, चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया आपका, डेल्टा d phi इज इक्वल टू bldx। और इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर जो चेंज हुआ है उसके कारण जो ऑटोमेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, दैट विल बी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई की जगह पर ये अगर वैल्यू हम पुट कर दें बी एल डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, या ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी एल डी एक्स, और या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस बी एल, ये बी एल भी यहाँ पर, ये भी क्या है, दैट इज द मूवमेंट, इसको हम मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को दर्शाता है ना, बी एल डी एक्स की जगह हमने यूज किया है भी, दैट इज द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी को, जो ये साइड है जिसको कि हम मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करता है, तो ये आ गया आपका E इज इक्वल टू माइनस बी एल बी। नेगेटिव साइन शोज ओनली द डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन शो कर रहा है, बाकी E इज इक्वल टू माइनस बी एल बी, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। अब है आपका टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसी फिगर में जो ये आपको क्रॉस दिखाया गया है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, दैट इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम इसको समझे, तो ये है आपका इंडेक्स फिंगर जो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, और थंब जो है वेलोसिटी ऑफ द मोशन को डिपेंड शो करता है, तो जो मिडिल फिंगर है वो आपको इंड्यूस्ड करंट को शो करता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा पार्ट है कि अगर किसी सोलेनोइड में, अभी तो हमने आपको बताया कि कॉइल के पास में मैग्नेट लेके आते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, अगर किसी कॉइल में किसी मैग्नेट को पास करें तब क्या कंडीशन आती है, तो इनिशियली जब मैग्नेट हमारा स्टेबल है तो करंट जीरो हो जाएगा। इसको हमने एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया है कि इनिशियली ये जो है जीरो है ना, ये किसी टाइम टी पर ये इसकी वैल्यू जो है एमएफ की वैल्यू जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके पास लेके आते हैं तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, ईएमएफ कैसे होता है, दैट विल बी इंक्रीजेस, है ना, ये इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यह मैग्नेट जब इस सोलेनोइड के अंदर जाता है तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण यह एक बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स शो नहीं करता है,
वो इस लाइन को द्वारा दर्शाया गया है। ये जो लाइन है वो कब तक की दर्शाई गई है, जब तक ये मैग्नेट इस कॉइल के, या आप कह सकते हैं कि जो सोलेनाइड है उसके अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही इसके बाहर फिर आता है, यहां से जब वैसे ही बाहर फिर आता है तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो फिर से हमको गैल्वेनोमीटर में करंट मिलता है, और जैसे जैसे इसको मूव करते हैं वैसे वैसे फिर से ये इंक्रीज होता जाता है। तो यही बात है, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जब सोलेनाइड में किसी मैग्नेट को मूव कराते हैं तो उसके ईएमएफ में किस तरीके से वेरिएशन आता है। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य चीज है कि अगर एक रॉड है ना, अगर एक रॉड ले और वह उसको हम रोटेट कराएं विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, अगर रॉड की लेंथ जो है अगर एल है तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगा ऑल आर राइट एंगल, और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी राइट एंगल। यहाँ पर अगर देखिए ये रॉड है, ये हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कॉइल है, इसके सेंटर से ये रखा हुआ है। तो अगर इस रॉड को हम रोटेट कराते हैं, है ना, रॉड को क्या करा रहे हैं हम, इसके अंदर रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट कराने से क्या होगा कि इसके अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये जो क्रॉस दिखाया गया है बी है, और दैट इज द परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, और ये सब इसके साथ में फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है इसको मूव कराने के लिए उसके साथ राइट एंगल बनाता है। ओके, तब क्या होता है, इसको हम वेलोसिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी आर ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर जो है इसकी रेडियस है, ये जो आपका सर्कुलर कॉइल दिख रहा है उसका रेडियस है। लेकिन हम जानते हैं कि जब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी डी फाई अपॉन डी टी, ये नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। और जो ई की वैल्यू है हमें मालूम है दैट विल बी बी एल बी के बराबर होता है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा को हमने ये जो एंगल लेंगे उसके साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा फील्ड के साथ में, तो 0 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो ये बी एल कॉस थीटा, फिर बी ए कॉस थीटा जो है ये फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी ए। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा डी बी ए और ये डी टी, ठीक है, लेकिन ये डेल्टा बी ए इज इक्वल टू डी डी बी, तो बी रहेगा ही, और ए क्या है यहाँ पर, ये जो इसकी लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, तो ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, है ना, बी पाई एल स्क्वायर, और टी किसके बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसकी वैल्यू डी टी की जगह हमने ये रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया आपका बी पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई ओमेगा, पाई से पाई कट गया आपका, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकला है दैट विल बी 1/2 बी, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, ये आ जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा। यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और ये एग्जाम में भी आता है। यही बात आपको यहाँ पर समझना है और इसी को अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी कंसीडरेशन क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर ले रहा हूं। एनर्जी कंसीडरेशन कब, जब यही क्वाइल या ये जो साइड है ये मूव करा रहे हैं, तो ध्यान रखिए अगर डायरेक्शन देखना चाहे फोर्स का
तो ये अंदर की तरफ बाय द राइट हैंड रूल, ये फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और मोशन इसका इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। क्लियर? तो लेट सपोज किया हमने कि आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ मूवेबल आर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर, we assume that the remaining arm have negligible resistance, मतलब सिर्फ इसी को हम रेजिस्टेंस मान रहे हैं, बाकी में हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर लूप का? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप इज स्मॉल आर, इट डज नॉट चेंज ऑन मूविंग, लेकिन यह चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। सो करंट आई को हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई इज इक्वल टू ई, मतलब एप्सिलॉन ईएमएफ अपॉन आर, और ई की वैल्यू कितनी होती है? बी एल वी अपॉन आर। अगर फोर्स हमने देखा आई बी एल के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर अगर हम रखें आई एफ की इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर इंटू बी एल, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। और अगर पावर की बात करें कि कितना पावर जनरेट होता है, तो दैट विल बी एफ इंटू बी, तो एफ ये जो दिया हुआ है उसके साथ बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी चीज को और अगर हम आगे देखें कि एजेंट दैट डज नॉट वर्क इन मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल वर्क यहाँ पर नहीं होता है, तो जो एजेंट मैकेनिकल वर्क नहीं करते हैं, तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम पीजे लिखें तो दैट विल बी आई स्क्वायर अपॉन आर, और आई की जगह पर बी एल वी अपॉन आर स्क्वायर लगा हुआ है, ये आर स्क्वायर कर दिया हमने, तो ये आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। ये क्या है? दैट इज द वर्क इन मैकेनिकल एनर्जी, एजेंट डज द वर्क इन मैकेनिकल एनर्जी, सो लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। अगर इसको हम फैराडे लॉ से देखें, फ्रॉम द फैराडे लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम E इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी के रूप में लिख सकते हैं, और ये EMF फिजिकल टू आई आर होता है, और I की वैल्यू जो है डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। अब यहाँ पर ये डेल्टा फाइव बी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए कि डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डी टी डेल्टा टी इंटू आर, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा फाइव बी अपॉन आर, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी अपॉन आर। तो ये आपका एक कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट हुआ, इस मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आपका कंप्लीट हुआ, इसको कंप्लीट कीजिए और समझिए, और जहां समझ में नहीं आए जरूर पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।